हेलो दोस्तों। तो जितने भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं इसको फाइनल कर लेते हैं। इसके साथ में ही हिंदी को भी पैरेलल में लेते चलना है ताकि हिंदी का रिवीजन होता रहे और आप क्वेश्चन को भूलें नहीं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। प्राक्कलन समिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा का इस समिति में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ऑप्शन सेकेंड, समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। ऑप्शन थर्ड, कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता है। तो यहाँ पर असत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है, देखिए जो प्राक्कलन समिति होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा के सदस्य द्वारा की जाती है और जिसकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो असत्य कथन का चयन करना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए केवल राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी संसद द्वारा, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो राज्य का मामला है तो राज्यपाल भी कई बार देते हैं कि जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन हटाने का जब समय होता है उन्हें रिमूव करने का तो वो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तो की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। ये डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नीति आयोग एक गैर वैधानिक निकाय है। ऑप्शन सेकंड, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है? तो अगर नीति आयोग के संबंध में ये योजना आयोग की तरह ही भारत सरकार के कार्यकारी संकल्प द्वारा सृजित किया गया है और आपको पता है कि नीति निर्माण में ये अहम भूमिका निभाता है। तो ये ऑप्शन इसका सी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम लोकपाल संस्था की कल्पना स्वीडन में की गई थी। सेकंड ऑप्शन, भारत के प्रथम लोकपाल अध्यक्ष पीसी घोष हैं। थर्ड ऑप्शन, लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो सत्य कथनों का चयन करना है। ठीक है, देखिए वर्ष 1809 में स्वीडन में स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में लोकपाल संस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश रहा है या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है वह लोकपाल अध्यक्ष होने की योग्यता रखता है। लोकपाल अध्यक्ष का कार्यकाल ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होगा। तो यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट और सेकेंड ऑप्शन सही है। ये 65 नहीं होगा, यहाँ पर 70 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक में यह वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका गठन प्रधान मुख्यमंत्री होगा? ये तो एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो अभी हमने इसके पहले बात की थी, क्वेश्चन आया ही था। तो ये आपका आर्टिकल 163 के तहत ठीक है वर्णित है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्य व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पेंशन। ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, या ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। ठीक है, वह भारत की संचित निधि पर भारी नहीं है। इसका मतलब होता है कि वो बाहर से पेमेंट जाती है, उसका जो भी पेंशन या पेमेंट है वो संचित निधि से रिलीज़ नहीं की जाती, निकाली नहीं जाती, इसका ये मतलब है। तो ये आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। ठीक है, राज्य की संचित निधि पर भारियत है तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को किस वर्ष शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं भी राष्ट्रपति के बारे में थोड़े से फैक्ट बताऊंगी 2 या 3 मिनट में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1992 में किया गया, 17वें जो अमेंडमेंट होता है 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचक सदस्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग तथा अनुच्छेद केंद्र राज्य विधायी संबंधों के बारे में चर्चा करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ठीक है, तो मैं PDF दे ही देती हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा डिटेल में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम लगता है। तो आप PDF से ज़रूर इसको अच्छे से देख लें
इसीलिए मैं ये सोच के बहुत कम एक्सप्लेन करती हूँ कि आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255 तक, ठीक है, विधायी संबंधों के बारे में बात होती है, चर्चा होती है। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सेकंड, मंत्री परिषद केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है। यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला और दूसरा दोनों, तथा ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो यहाँ पर आपका ना तो पहला है और ना ही दूसरा है। उसका कारण क्या है? मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। तो दोनों कथन असत्य हैं यहाँ पर, तो इसलिए बताया कि मंत्रिमंडल में केवल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। तो आपको हो कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख केवल अनुच्छेद 352 में शामिल किया गया है, ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर गलत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में किस एक के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं? अनुच्छेद 99/2, अनुच्छेद 100/1 या अनुच्छेद 102/3 या अनुच्छेद 98/1। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिएगा, फिर सोचिएगा। अनुच्छेद 100/1 के तहत लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करते हैं। ऐसा वे तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और जो डिटेल्ड है वो आप जरूर देख लीजिएगा PDF में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए, संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो ये बात तो सही है कि बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसे एनुअल, ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, एनुअल फाइनेंशियल करके, वो वहाँ पर डिस्क्राइब है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस एक की स्थिति में राज्यसभा लोकसभा के साथ समान स्थिति में नहीं है? ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन विधेयकों का पुनः स्थापन, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग, या ऑप्शन डी, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता में। यहाँ पर समान स्थिति की बात हो रही, कंपैरिजन की बात हो रही है। तो याद रखना है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होती है। यह आर्टिकल 108 में वर्णित है, ठीक है। तो प्रावधान है, इसमें राज्यसभा समान स्थिति में नहीं है। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी सजा याफ्ता कैदी के दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना दंड की अवधि को कम करना कहलाता है ना। मतलब कि बदलाव ना करें पर उसकी समय सीमा को कम कर दें। जैसे किसी को 20 साल का हुआ तो उसे 10 साल का कर दें। तो इसे आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर परिहार। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 55 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। कथन यह है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है, ठीक है। कारण कहता है कि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करना है। मैं आपको अधीक्षक का इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल सुपरिंटेंडेंस, ठीक है। तो कारण ये है, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। देखिए कथन और कारण तो सही हैं ही, लेकिन इसका क्यों सही है? तो भारतीय उच्चतम न्यायालय को न्यायिक अधीक्षक का अधिकार है, क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, ये हम सभी जानते हैं। और इसके तहत सभी उच्च न्यायालयों पर भारतीय उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की नियंत्रण रहता है, मतलब पकड़ रहती है। तो ये विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करता है ना। तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ऑप्शन सेकंड, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई। ऑप्शन थर्ड, इस अधिकरण के सदस्य केवल प्रशासनिक क्षेत्र से होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। असत्य कथनों का चयन करना है।
फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट या इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के बारे में बात हो रही है, तो आपका ऑप्शन असत्य कथन चुनना है, तो यहाँ पर ए यानी फर्स्ट और थर्ड। देखिए ये आर्टिकल 323A के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। यहाँ क्या कहा है कि ये संवैधानिक निकाय नहीं, तो ये अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। और इसके बाद में इसकी स्थापना 1 नवंबर 1985 को की गई। इसमें न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्र के लोग सदस्य हो सकते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यहाँ पर इन्होंने कहा केवल प्रशासनिक, ठीक है, तो इसलिए थर्ड गलत है। इसकी स्थापना 1 नवंबर को की गई, ये सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? यहाँ पर भी असत्य बताना है, ठीक है। देखिए इसका ऑप्शन ए कह रहा है क्वेश्चन का कि इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ओके, सेकंड क्या कह रहा है कि इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और थर्ड 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन डी इसके सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात हो रही है। पहली बात तो आपको यहाँ पर असत्य कथन का चुनाव करना है, ठीक है। तो जो असत्य कथन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है, असत्य है यानी कि। चलिए नेक्स्ट, नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद का संबंध है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से, ऑप्शन बी घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 से, ऑप्शन सी लोकपाल अधिनियम 2010 से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनका संबंध जो है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से है, ठीक है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद का संबंध, यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के लोकसभा में प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया गया? आपको पता है कि पहले हमारे संसद में आंग्ल भारतीय लोगों को नॉमिनेट किया जाता था, है ना। तो इस व्यवस्था को संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। तो अब उस तरीके से आंग्ल भारतीय लोग 104वें, ठीक है, ये आपका 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग जिन प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति की शक्ति को समाप्त कर दिया है ना। इससे पूर्व अनुच्छेद 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त थी कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह मतलब 2 सदस्यों को आपको पता कि मनोनीत करते थे। तो ये 104वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उपराष्ट्रपति के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पर सत्य नहीं पूछा गया, ठीक है। ऑप्शन ए उसमें राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम उसे 35 वर्ष की आयु का पूरा होना चाहिए। ऑप्शन थर्ड सी इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं। या ऑप्शन डी इनका कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सत्य नहीं वो बताना है। तो आपको पहले ही बता दूं कि जो चुनाव ये कह रहे हैं ना कि इनके चुनाव में संसद के दोनों सदनों मतलब लोकसभा राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, तो ये लाइन आपकी राष्ट्रपति की उठाकर यहाँ पोस्ट कर दी गई है। ये राष्ट्रपति के बारे में ऐसा है कि मनोनीत नहीं भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं उनका जब निर्वाचन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित संसदीय समितियों में से किस एक का मित्र एवं मार्गदर्शक माना जाता है? बहुत अच्छे से जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है तो एक समिति का मित्र माना जाता है, ऐसा आपने सुना ही होगा। और वो समिति है आपकी लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक माना जाता है क्योंकि समिति की कार्यवाही की मध्यस्थता नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है। इसको इस समिति की आंख और कान भी कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन ए वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी वित्त आयोग के सदस्यों की संख्या 5 है। और ऑप्शन सी राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, सत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन सी आपका सही है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के बारे में आप सुनते हैं,
तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सत्य है। निम्न में से क्या भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए एकल संविधान, ऑप्शन बी एकल नागरिकता, ऑप्शन सी संविधान की कठोरता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। एकात्मक लक्षण, तो संविधान की कठोरता एकात्मक लक्षण नहीं है। भारतीय संविधान का एक संघात्मक लक्षण है। इसके अंतर्गत संविधान संशोधन की निश्चित विधि का उल्लेख संविधान में किया गया है। कुछ अनुच्छेद जो राज्यों को प्रभावित कर सकते हैं उनमें संशोधन विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही किया जाता है। ठीक है, अन्य सभी एकात्मक है। आपको पता है एक संविधान, एकल संविधान, एकल नागरिकता, राज्यों की नागरिकता अलग और पूरे भारत की नागरिकता अलग नहीं है। कोई भी व्यक्ति एक ही नागरिकता से अपने आप को प्रेजेंट करता है, आपको पता है। जैसे ये बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो अमेरिका में जैसे 50 राज्य हैं, ठीक है। अब कोई व्यक्ति क्या बोलते हैं, अमेरिका के किसी राज्य का अगर वो नागरिक है तो उसके पास राज्य की नागरिकता होगी। पता होगा कि ये इस राज्य का व्यक्ति है, वो पूरे अमेरिका को रिप्रेजेंट नहीं करता। यहाँ पर क्या है कि हम कहीं से भी जाएं, राज्य तो बताएंगे पर हमारे पास एक ही नागरिकता है। वहाँ पर पहले राज्य की नागरिकता होती है, फिर पूरे कंट्री की नागरिकता होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने आगे तक क्वेश्चन देख लिए थे पर इसमें वॉइस प्रॉब्लम हो गई है, तो मैं आपको इसको बता देती हूँ कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास कौन सी से शक्तियाँ हैं। ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के फैसले कार्यवाही एवं कार्य परिसाक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। ऑप्शन सेकेंड, इसकी अवमानना पर साधारण कारावास या आर्थिक दोनों प्रकार का दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो सत्य कथन का चुनाव करना था। यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं आपके। ये कभी कभी वॉइस प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड्स, तो फिर मजबूरी में हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हालांकि वीडियो में ऑप्शन तो दिख रहे थे पर किसी में थोड़ा बहुत तो एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो वो भी ज़रूरी है। निम्नलिखित समितियों आयोगों में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो देखिए, सरकारी आयोग के बारे में मैंने बात की थी। सबसे पहले कौन गठित हुआ तो मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी लगाया था। तो राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग आपके संबंधित है केंद्र राज्य से, बट दिनेश गोस्वामी चुनाव से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट। संसद द्वारा 2 राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, तो बताती हूँ मैं, एक सेकेंड। देखिए, पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िए फिर सोचिए। यहाँ कह रहे हैं कि संसद द्वारा 2 राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि ये जो UPPCS होता है या जैसे MPPSC होता है, उसके बारे में बात करें कि गठित किया जा सकता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी की जा सकती है। ऑप्शन ए, संबंधित राज्यों के राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी, संसद द्वारा, या ऑप्शन डी, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज थी पर यह क्वेश्चन ही आया था। तो देखिए, संसद द्वारा 2 राज्यों के विधानमंडल के अनुरोध पर संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण। रीजनिंग एंड सेशन का क्वेश्चन है। अनुच्छेद 352 के आधार पर लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य पूर्णतया केंद्र के अधीन हो जाते हैं। ठीक है, कारण, राज्य विधानसभा निलंबित हो जाती है। तो नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, सी ऑप्शन सही है क्योंकि ए सही है, जो ये कथन है वो तो सही है, पर कारण गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पर कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपात के समय केंद्र को इस बात का अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी भी विषय पर राज्यों को निर्देशित कर सकता है। राज्य पूर्णतया केंद्र के अधीन हो जाते हैं। यद्यपि राज्य विधानसभा को निलंबित नहीं किया जाता है, पर वो उस समय कार्य नहीं करती, निलंबित नहीं होती। निलंबित होने में और कार्य न करने में फ़र्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपातकाल की घोषणा होने पर निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है? ठीक है, तो फिलहाल इस तरीके से तो आपका आर्टिकल 358 स्वतः ही अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकारों का निलंबन कर देता है। ठीक है, जब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बहुत डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत तरीके से बनते हैं, तो इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं 358, 359, 352 ऐसे करके 3-4 हैं, इनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितनी अवधि तक कार्य कर सकता है? मैंने इसमें एक्सप्लेन करके बताया था 6 माह तक। क्यों? क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु के द्वारा या फिर उसका कार्यकाल पूरा होता है तो उसके कार्यकाल के बाद से 6 महीने के अंदर हमेशा चुनाव करा लिए जाते हैं। ठीक है, कभी भी 3 माह 1 वर्ष का समय नहीं लगाया जाता।
हाँ, कोई एक्सेप्शन हो जाए या कोई नया नियम थोड़ा सा इंटरप्रेट करके कुछ किया जाए तो वो अलग बात है, बट अभी तक जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें 6 माह के भीतर, चाहे कोई किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो फिर 6 माह के बाद चुनाव करा लिए जाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में राज्य शब्द की परिभाषा, एक मिनट, देखिए, निम्नलिखित में से पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, राजनीति में ग्रामीण निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, कृषक वर्ग को राजनीति के लिए जागरूक बनाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृषक वर्ग को हो ही नहीं सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं है। निवासियों की भागीदारी, लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है शक्तियों का ज़्यादातर झुकाव केंद्र की तरफ है। सशक्त केंद्र है तो वहाँ पर विकेंद्रीकरण करने के लिए, ताकि नीचे से ऊपर को शक्तियाँ प्राप्त रहें लोगों को, तो इसलिए पंचायती राज का गांधी जी ने मतलब बोला कि पंचायती राज ठीक है। इसके बाद में ही आपने देखा कि उसको जोड़ा गया है, तो इसलिए लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? ये क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज करता है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। भारत की संसद, स्थानीय निकाय यानी कि जो एजेंसियां होती हैं सरकार की या उनमें सरकार पार्टनर होती है, राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे राज्य के अंग। चपरासी तक राज्य का अंग बोला जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत कन्फ्यूज करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री बनने के पूर्व अपने राज्यों में मुख्यमंत्री रहे? ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, वीपी सिंह या एच डी देवगौड़ा। देखिए, 6 लोग रहे हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट, 4 और 5। ठीक है, जो कुल 6 व्यक्ति, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का भी नाम नहीं है। तो इस तरीके से 6 लोग ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनने के पहले अपने राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक लेखा समिति के संबंध में सत्य नहीं है? वर्तमान में इसके 22 सदस्य हैं। समिति में किसी मंत्री का निर्वाचन नहीं हो सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें यही ऑप्शन असत्य है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वह माध्यम है जिनके द्वारा लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? सत्रावसान, स्थगन या विघटन? तो मैंने ऑप्शन बताया था आपको कि स्थगन और विघटन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर कहा था कि जब किसी भी सदन का अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को बोलने से रोककर अन्य किसी सदस्य को बोलने के लिए कहता है तो यह घटना कहलाती है। तो स्पीकर, आपने सुना होगा, कहते हैं ना, बैठ जाओ बैठ जाओ, तो बैठ जाना, यील्डिंग द फ्लोर। ठीक है, अभी हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है। इसके बाद में हम सारे बचे हुए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉलिटी में बता देती हूँ, जैसे डिफरेंस इमरजेंसी के बारे में, आपातकाल जो है उसके बारे में 3-4 आर्टिकल है जो कॉन्फ्लिक्ट करते हैं आपस में। ठीक है, तो उनके बारे में मैं आपको बता दूंगी। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो उसके विषय में भी मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू।